नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊं क्लासेस में। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नई क्लास के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संसद यानी पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं संसद को। संसद यानी पार्लियामेंट की जननी माना गया है ब्रिटेन को। जननी किसको माना गया है? ब्रिटेन को। लेकिन जो हमने पार्लियामेंट शब्द लिया है वो हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, जननी ब्रिटेन है लेकिन जो शब्द हमने लिया है पार्लियामेंट वो लिया है फ्रांस से। अब आप लोग को तो पता ही होगा कि जो संसद है भारत की वो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो जो भारत की संसद है उसकी चर्चा करी गई है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, अनुच्छेद 79 में भारत की संसद की चर्चा की गई है। हमारी जो संसद है, संसद के 3 अंग हैं। संसद के अंग कितने हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन की बात होगी तो सदन कितने हैं? तो सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अंग 3 हैं लेकिन सदन कितने हैं? तो सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन को आप लोग एक घर मान सकते हो, मतलब संसद एक क्या हो गया, पूरा घर हो गया। और उसके 2 कमरे होंगे, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। ठीक है, अब जो संसद है यानी संसद के अंदर लोकसभा है और राज्यसभा, तो यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति तो बैठेंगे। ठीक है, तो संसद में बैठने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं सांसद। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर सांसद लोकसभा में बैठेगा तो वो लोकसभा का सांसद होगा, अगर राज्यसभा में बैठेगा तो राज्यसभा का सांसद होगा, यानी MP ऑफ लोकसभा और MP ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा संसद के बारे में कि संसद की जननी ब्रिटेन है लेकिन हमने शब्द कहाँ से लिया है? फ्रांस से। संसद के अंग कितने हैं? तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितने हैं? सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में बैठने वाले सदस्यों को हम क्या कहते हैं? तो सांसद कहते हैं। अगर लोकसभा में बैठेंगे तो लोकसभा के सांसद होंगे, राज्यसभा में बैठेंगे तो राज्यसभा के सांसद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग। अब जो भारत की संसद है उसकी क्या अहमियत है, तो उसकी अहमियत समझ लेते हैं हम। तो जो भारत की संसद है वो आप ऐसा मान सकते हो कि एक सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, पूरे भारत में एक सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने की। अगर संसद कोई भी कानून बनाएगी तो वो पूरे देश को मानना होगा, या हम कह सकते हैं पूरे देश में समान रूप से वो कानून लागू होगा। ठीक है, तो कानून बनाने की क्या है? सर्वोच्च संस्था है संसद पूरे देश में। जो भारत की संप्रभुता है ना वो संसद के पास है, यानी भारत की संप्रभुता जो है वो संसद में निहित है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी ऑफ नेशन। सॉवरेनिटी ऑफ नेशन का मतलब होता है कि जो हमारी भारत की जो संसद है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए या कोई भी कानून बनाने के लिए। उसमें कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं संप्रभुत्व। ठीक है, अब जैसे धारा 370 हटी थी, तो धारा 370 हटी तो संसद द्वारा हटाई गई। तो संसद पे कोई दबाव नहीं था, बिना दबाव के उन्होंने क्या करा? धारा 370 हटा दी जम्मू कश्मीर से। तो कोई भी विदेशी दबाव भारत में नहीं था। भले ही बहुत सारे विदेशी लोग हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह तो विरोध कर रहे थे उसका, लेकिन उनको करने दो विरोध। ठीक है, उसका कोई भी असर भारत पर नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं कि भारत की जो संप्रभुता है वो संसद में निहित है, यानी संसद के पास है। दूसरा अधिकार जो संसद के पास है वो है कि अगर संसद कोई भी संधि करती है किसी भी देश से, ठीक है, कोई भी ट्रीटी साइन करती है तो बिना राज्य के अनुमति के कोई भी ट्रीटी या कोई भी संधि साइन कर सकती है किसी भी देश से। ठीक है, वो हक भी दिया गया है संसद को। एक तो संसद अपने आप में संप्रभुत्व है, दूसरा वो कोई भी इंटरनेशनल संधि लागू कर सकती है बिना राज्य की अनुमति के। तो ये डिटेल थी कि क्या अहमियत है संसद की। ठीक है, बाद में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज़ थी कि आपको पता होना चाहिए कि संसद का क्या रोल है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं कि संसद की जो बिल्डिंग है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब जो संसद है ना, एक नया संसद बन के तैयार हो गया है और इससे पहले एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। देखो आप लोग की स्क्रीन में दोनों बिल्डिंगें आ रही होंगी। लेफ्ट में आ रहा होगा आपका पुराना संसद और राइट में आ रहा होगा आपका नया संसद। तो सबसे पहले हम जो पुरानी संसद थी, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट थी, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी जान लेते हैं। तो जो ओल्ड पार्लियामेंट थी हमारी, उसका निर्माण हुआ था 1921 में और बन के तैयार हो गई थी 1927 में। ठीक है, 18 फरवरी 1927 को उस समय वायसराय थे भारत के लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन द्वारा पुरानी संसद का इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, अभी जो पुरानी वाली संसद है
इसके आर्किटेक्ट कौन थे, किसने तैयार किया था इसको? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा इसका आर्किटेक्ट तैयार किया गया था। ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इसीलिए इसको लुटियन दिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, जिस एरिया में जो पुरानी वाली संसद है उसके अगल बगल जो क्षेत्र हैं या अगल बगल कुछ फेमस बिल्डिंगें हैं जैसे इंडिया गेट वगैरह और राष्ट्रपति भवन वगैरह, तो इन सब का आर्किटेक्ट लुटियन ने ही तैयार किया था, इसीलिए उस एरिया को लुटियन दिल्ली भी कहते हैं। तो जो हमारी ओल्ड संसद है उसकी कैपेसिटी कितनी थी? तो 790 सीटिंग कैपेसिटी थी, मतलब 790 लोग उसमें बैठ सकते थे। आइए अब जान लेते हैं नई संसद भवन के बारे में। तो जो नई संसद है उसका आर्किटेक्ट तैयार किया था बिमल पटेल ने। ठीक है, बिमल पटेल द्वारा इसका आर्किटेक्ट तैयार किया गया था। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को इसको इनॉग्रेशन हुआ था। खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 1272, यानी लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकते हैं। जबकि पुरानी वाली जो संसद थी उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी? तो 790 थी, इसकी है 1272। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी जो नई वाली संसद भवन बनके तैयार हुई है। तो ये तो थी सामान्य जानकारी संसद के बारे में। आइए अब जान लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा की चर्चा करी गई है दोस्तों अनुच्छेद 81 में। ठीक है, अनुच्छेद 81 में करी गई है लोकसभा की चर्चा। अब लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं, यानी जो सदस्य चुन के आते हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन के आते हैं, यानी जो जनता है उनको प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनती है। इसीलिए लोकसभा को लोकप्रिय और चर्चित सदन भी कहते हैं। अब जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, अब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है तो उनके सदस्यों का कार्यकाल भी कितने साल का होगा? 5 साल का। ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल 5 साल का और उनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का। अब जो लोकसभा है उसका विघटन हो सकता है, यानी अगर सरकार गिर जाएगी तो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, यानी लोकसभा का विघटन हो जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा विघटन हो सकता है लोकसभा का, इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, विघटन हो सकता है इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहते हैं। दूसरी बात कि लोकसभा के बहुमत के आधार पर ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी पार्टी के सदस्य को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसे बहुमत लाना होगा कहाँ पर? लोकसभा में, यानी लोकसभा में ज़्यादा सीटें लानी होंगी। इसीलिए लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन। अब लोकसभा में कम से कम मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम आयु अगर 25 वर्ष है तब वो योग्य हो सकता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 543 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। जो वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा में, यानी 543 सदस्य हैं, वो पहले 543 सदस्य नहीं थे। ठीक है, पहले यहाँ हुआ करते थे 545 सदस्य। ठीक है, इसमें क्या होता था? अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था अनुच्छेद 331 के तहत। कहां पर? लोकसभा में। अब क्या हुआ कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2019 में। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2019 में। इसके तहत क्या हुआ? 2020 में जो 2 एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट था इसे कर दिया गया समाप्त। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट जो था उसको कर दिया गया समाप्त, यानी 2 सदस्य अब जो एंग्लो इंडियन चुन के आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। तो कितने सदस्य बचे? अब 545 में से 2 घटा दो, कितने हो गए? 543 हो गए। ठीक है, अब इन 543 सदस्यों में कितने सदस्य राज्यों से आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 543 सदस्यों में से, ठीक है, जो निर्वाचित होके आते हैं, ठीक है, ये 540 सदस्य कैसे आते हैं? ये निर्वाचित होके आते हैं। निर्वाचित मतलब ये चुन के आते हैं। तो इनमें से 524 सदस्य जो आते हैं वो राज्यों से आते हैं, यानी जो 524 सांसद आते हैं वो राज्यों से आते हैं और 19 सांसद कहाँ से आते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं।
ठीक है, ये इसका क्या है, आवंटन है सीटों का। 543 सीटें हैं जो कि निर्वाचन के द्वारा आ रही हैं। 2 एंग्लो इंडियन वाली खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, 543 में से 524 आ रही हैं राज्यों से और 19 आ रही हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए अब पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। तो जो राज्यसभा है उसकी चर्चा करी गई है आर्टिकल 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में करी गई है राज्यसभा की चर्चा। अब जो राज्यसभा होता है इसको शिक्षितों का भी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षितों का सदन कहते हैं। यानी इसमें जो लोग भी आएंगे ना, जो भी लोग आएंगे इसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में जो भी सदस्य आएंगे, ठीक है, राज्यसभा में जो भी सदस्य आएंगे जनता उनको अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रत्यक्ष वोट नहीं होते हैं, यहाँ अप्रत्यक्ष वोट होते हैं। अप्रत्यक्ष वोट का मतलब होता है जिन लोग को हम चुनते हैं वो लोग वोट देते हैं राज्यसभा के लिए, जैसे विधायक। ठीक है, विधायक लोग को हमने चुना है और विधायक किन के लिए वोट देंगे? तो वो राज्यसभा के लिए वोट देंगे। तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, यानी जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं दिया है, जनता ने जिनको चुना है, ठीक है, वो लोग वोट देंगे कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, यानी इनका चुनाव, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। आइए अब जान लेते हैं राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? स्थायी। लेकिन इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। कितने साल का? 6 साल का। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी 1/3 गए और उनकी जगह 1/3 आ जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी होती है राज्यसभा, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं और उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, स्थायी सदन और उच्च सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा के बहुमत पर कभी भी प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा में बहुमत लाना होगा। ठीक है, राज्यसभा के बहुमत पर प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। एक बात और मेरी से छूट गई थी, जो लोकसभा है ना उसको प्रथम सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। अब जान लेते हैं कि राज्यसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए आयु होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष। ठीक है, अगर 30 वर्ष आयु है तो वो एलिजिबल है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। अब जान लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में? हो सकते हैं 250। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में हैं 245। ठीक है, इन 245 में से 12 सदस्य क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 क के तहत। ठीक है, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर रहा था, कौन? राष्ट्रपति, जो कि प्रावधान तो हट गया है, लेकिन राज्यसभा में वही प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? तो 80 क के तहत करता है। अभी जो 12 सदस्य होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। कोई विज्ञान क्षेत्र से होता है, कोई कला के क्षेत्र से होता है, कोई सेवा के क्षेत्र से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा सन्नी देओल, ये भी सांसद हैं। गौतम गंभीर सांसद हैं। कहाँ के सांसद है? राज्यसभा के हैं। हेमा मालिनी है, तो कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र से हैं। ठीक है, आप कहोगे कि ये कौन सी कला है? तो कला में देखो खेल वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग सांसद है किसके? राज्यसभा के। ठीक है, किसके तहत बने हैं? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। कहाँ पर? राज्यसभा में। अब ये 245 जो हैं, 245 में से 12 तो मनोनीत हो गए और 233 क्या बचे? ये बचे निर्वाचित वाले। और ये कैसे निर्वाचित होंगे? अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होंगे। ठीक है, अब 233 में से 225 आएंगे राज्यों से और 8 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये भी रेशियो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं। 245 में से कितने हैं? 233 हैं निर्वाचित, वो भी कैसे? अप्रत्यक्ष तरीके से। 12 कैसे हैं? मनोनीत हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 233 में से 225 आते हैं राज्यों से और 8 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो ये सीटों का क्या है? आवंटन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सामान्य जानकारी संसद के बारे में, और थोड़ा सा हमने जाना लोकसभा के बारे में और थोड़ा सा जाना हमने राज्यसभा के बारे में। ठीक है, हम आगे भी हमारी क्लासें आती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारी क्लास में, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।